शुक्रवार को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर नारायणपुर ओरछा की 3 आदिवासी लड़कियों को धर्मांतरण और मानव तस्करी के इरादे से छत्तीसगढ़ से आगरा ले जाने वाले मामले में आज नारायणपुर में आदिवासी समाज और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को अपना ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि हमारे आदिवासी युवक युवतियों को लालच देकर बहला फुसलाकर जबरन धर्मांतरण करवा रहे हैं। गाँव में जाकर धर्मांतरण का सिलसिला लगातार चल रहा है, जिसका आदिवासी समाज विरोध करता है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि अगर इस कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया गया तो हम इस कार्यवाही को और आगे तक ले जाएंगे और सड़क पर उतरेंगे। इस मामले पर कलेक्टर ने जांच करने का भरोसा दिलाया है। चेलेंग घाट में मानसिक रूप से अस्वस्थ बितुल का अर्ध श्राद्ध ग्रामीणों ने किया संपन्न। जोरहाट जिले के चेलेंग घाट क्षेत्र का एक जाना पहचाना चेहरा था बितुल दत्त। मानसिक रूप से अस्वस्थ बितुल वर्षों से चेलेंग घाट रेलवे स्टेशन के व्यापारिक क्षेत्र समेत विभिन्न स्थानों पर भटकते रहते थे और सार्वजनिक स्थानों में ही रात विश्राम करते थे। किसी को कोई असुविधा न पहुंचाने वाले बितुल लगभग पूरे चेलेंग घाट के लोगों के परिचित थे। युवावस्था से ही मानसिक रूप से पीड़ित थे। बितुल को परिवार द्वारा पूरी तरह उपेक्षित किया गया, ऐसा आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बितुल के बड़े भाई ने माता पिता की मृत्यु के बाद घर और जमीन बेचकर शिव सागर के गौरी सागर में स्थायी रूप से बसने का निर्णय लिया। इसके बाद बितुल ने सिर की छत तक खोद दी। मानसिक रोगी बितुल की जिम्मेदारी परिवार ने नहीं ली, जिस कारण चेलेंग घाट के कुछ जागरूक नागरिकों द्वारा की गई चिकित्सा की कोशिशों को भी स्वयंसेवी संगठनों को बीच में ही रोकना पड़ा। गत 15 जुलाई को 52 वर्षीय बितुल का शव जिलोनी चरा क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा बरामद किया गया, लेकिन सबसे दुखद बात यह रही कि मौत की सूचना परिवार को देने के बावजूद कोई ठोस जवाब नहीं मिला। अंततः पुलिस की मदद से जब परिवार से संपर्क किया गया तो बितुल के भाई ने शव को लेने में असमर्थता जताई और एक पत्र के माध्यम से अंतिम संस्कार में कोई आपत्ति न होने की जानकारी दी। 13वें दिवस पर बितुल दत्त का अर्ध श्राद्ध चेलेंग घाट वासियों की पहल और जन्म स्थान कुकुराछुआ गांव वासियों के सहयोग से कुकुराछुआ रंगमंच में संपन्न किया गया। मानसिक रोगी होने के कारण परिवार की उपेक्षा का शिकार बने बितुल के अंतिम समय में कुकुराछुआ और चेलेंग घाट वासियों द्वारा दिखाया गया मानवता का उदाहरण सबने सराहा है। কি কয় মোৰতো দাদা বুলিয়ে ভাবোঁ মই। আৰু সেইদিনাখন যিদিনা ঢুকাইছিলে দেওবাৰ আছিলে, শনিবাৰে তেওঁ মোক গধূলি 10:30 বজাত ৰাতিপুৱা মানে পাইছিলে। তেওঁ মোক ক'লে 20 টকা এটা দেচোন। মই বোলো কিয়? তাৰপৰা তেওঁ ক'লে বোলে মোক গাটো বিষ বোলে টেবলেট কিনিব লাগে। মই দিলোঁ তাক, তেওঁ 50 টকা দিছোঁ, মোক 20 টকা ঘূৰাই দিম। তাৰ পিছদিনাখনি সেইদিনাখনি দেওবাৰ দিনাখনি আমি যিটো কথা শুনিলোঁ গ'লোঁ, আমি কৰিলোঁ কৰ্মখিনি, কিন্তু অতি খুব বেয়া লাগিছে যে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহ খবৰ দিয়া স্বত্বেও তেওঁলোকে একো এটা ৰিপ্লাই নিদিলে। আমাৰ ওচৰৰ থানা গৰিসাগৰ থানাৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ পিছত তেওঁ ফোন ৰিচিভ নকৰিলে।
ফোন নকৰিবা। লাষ্টত আমি গৈ পিনি গাঁৱৰ হৈ এই ৰাইজে তেওঁৰ আত্মাই সদগতি লাভ কৰক। আচলতে মই চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছিলোঁ। 35টা বছৰ মই নাছিলোঁ ঘৰত। 35টা বছৰৰ পিছত যেতিয়া ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিলোঁ, এদিন হঠাতে বজাৰত বিতুলে পাই মোক কৈছিল, বাবা দা 10 টকা এটা দেছ। মোৰ এতিয়াও খান্দিবলৈ মন যায়। এইষাৰ কথা মোৰ এতিয়াও মনত আছে। তেওঁ যাৰ বাবে আজি আমাৰ এই যুৱ সমাজে যি এটা প্ৰচেষ্টা লৈছে তেওঁৰ ৰাজ্য ছাত্ৰৰ কাৰণে, তাৰ প্ৰতি মোৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম মই সকলোকে জনাইছোঁ। আৰু তেওঁৰ আত্মাই সদগতি কামনা কৰিছোঁ, আত্মাই সদগতি লাভ কৰক, ঈশ্বৰৰ ওচৰতে প্ৰাৰ্থনা। তেখেত একচুৱেলি আমাৰ লগৰে একে সমবয়সৰ। আজি প্ৰায় 10-15 বছৰ আগৰ পৰা তেওঁ মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত হৈ আছিলে, কিন্তু তেওঁৰ বংশ পৰিয়াল বা ককাই ভাই ইষ্টমিত্ৰ কোনো নাছিলে। কিন্তু তেওঁৰ অভিভাৱক হিচাপে আমাৰ চেলেঙাত অঞ্চলৰ আঞ্চলিকৰ সকলোৱে তেওঁক খুব ভাল পাইছিলে। তেওঁ যদিও মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত আছিলে, তেওঁ কাৰো প্ৰতি বেয়া ভাৱ নাছিলে আৰু কাৰো লগতে তেনেধৰণৰ কোনো কথা বাৰ্তা বেয়া ব্যৱহাৰ নাছিলে। গতিকেলৈ তেওঁৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে আমি অঞ্চল চেলেঙাত অঞ্চলে একত্ৰিত হৈ আমি তেওঁৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধটো পাতিবলৈ আয়োজন কৰি এটা ভৰপূৰ পৰিয়ালত বিতুল দাৰ জন্ম হৈছিল। তেখেতৰ ককায়েক আছিল, তেখেতৰ 4জনীকে বায়েক আছিল আৰু শেষৰটি তেওঁ 6জন ককাই ভাই আছিল আৰু সকলোৱে প্ৰতিষ্ঠিত। মানে ককায়েকো ডিফেন্সত আছিলে, বৰ্তমান ৰিটায়াৰ্ড, প্ৰায় 70 বয়স তেখেতৰ। আৰু বায়েক সকলো এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে ৰিটায়াৰ হোৱা। শেহতীয়াকৈ বিতুল দাক আমি চেলেঙাবাসী বা বিভিন্ন এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত হিচাপেহে জানিছিল, কিন্তু বিতুল দাৰ সৰুৰ পৰা তেনে নাছিল। এনে অভং টাইপৰ আছিল তেখেত, কিন্তু সৰুৰ পৰা বিতুল দা এটা ভাল পৰিয়ালত তেওঁ ভাল ধৰণে আছিল আৰু আমি ভাল ধৰণে তেখেতক পাইছিলোঁ। কিন্তু মাজ বয়সতে তেখেতৰ মনটো অলপ খেলি মেলি হ'ল আৰু সেই খেলি মেলি হোৱাৰ পাছতেই তেখেতক আমি জানিছিলোঁ। তেখেতৰ যিগৰাকী প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী বায়েক আছিল, লখিমপুৰত থাকে, তেখেতে লৈ গৈছিল। তাত 4 মাহমান থাকিছিল, কিন্তু তেওঁ তাত থাকিব নোৱাৰিলে, আকৌ গুচি আহিলে। মৰিনী সমষ্টি এই চেলেঙাত বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। কুকুৰচৰা গাঁৱৰ নিবাসী বিতুল দত্ত ডাঙৰীয়া এজন মানসিক ৰোগী আছিল আৰু তেখেত খুব মৰমীয়াল আছিল, সকলোৰে বাবে প্ৰিয় আছিল। সকলো ঘৰতে যায়, কোনোবাই কিবা তেখেতক দিছিল, ক'ৰবাত বিয়া সকামত যায় কিবা এটা সহায় কৰি দিছিল আৰু কিবা এটা তেওঁ পাইছিল বা কিবা কোনোবাই খাব দিছিল, তেনেকৈ চলি আছিল। আৰু আপোনালোকে যি কেমেৰাত ইতিমধ্যে আৱদ্ধ হৈছে এই ৰঙমঞ্চ, এই কুকুৰচৰা গাঁৱৰ ৰাজহুৱা ৰঙমঞ্চ, ইয়াতে তেখেতে বাস কৰিছিল আৰু ইয়াতে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল। আজি মই চেলেঙাত বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাম, বিশেষকৈ যুৱ চামক। তেওঁলোকে সকলোৱে মিলি মানৱতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিলে আৰু এনেহেন আমাৰ এজন আপোন, যদিও মানসিক ৰোগী আছিল, এজন আপোন আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ দৰে বিতুল দত্ত ডাঙৰীয়াৰ আজি আদ্য শ্ৰাদ্ধ সকলোৱে মিলি দান বৰঙণিৰে আজি নাম প্ৰসংগৰে আজি পাৰ কৰিছে। মই কিঞ্চিত কিবা এটা সহায় কৰিব পাৰে বা অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব পাৰে নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। পুনৰবাৰ মানৱতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰাৰ বাবে চেলেঙাত বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ তথা বিশেষকৈ যুৱ চামক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই দিনটো সুভক্ষণ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আজি 11 নং পূবলাহিং গাঁও পঞ্চায়তত আমাৰ কুকুৰাচৰা গাঁৱত আজি যি ৰাজহুৱা আদ্য শ্ৰাদ্ধ কৰিছে প্ৰয়াত বিতুল দত্ত ডাঙৰীয়াৰ হৈ আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে, কুকুৰাচৰা গাঁৱৰ ৰাইজবাসীয়ে একত্ৰিত হৈ যি মহানুভৱতা দেখাইছে এই নিথৰুৱা ব্যক্তিজনলৈ। আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল আছে যদিও কোনো ৰাইজৰ লগত সহযোগিতা নাই আৰু সেয়ে গতিকে ৰাইজে সমূহ একত্ৰিত হৈ এই আদ্য শ্ৰাদ্ধভাগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আমাৰ চেলেঙাবাসী ৰাইজৰ লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে এই বিতুল দত্তৰ হৈ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। তেওঁ মৰণোত্তৰ সময়তো তেওঁলোকলৈও আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে এনেধৰণৰ যি নিথৰুৱা ব্যক্তি আমাৰ মাজৰ পৰা যদি হেৰাই যায়, সেই ব্যক্তিসকলক আমি প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিবৰ বাবে আৰু লগতে তেওঁলোকক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই নিয়াৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি যাবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ। 5 তাৰিখে
আচলতে স্বৰ্গগামী হোৱা মানসিকভাৱে অলপ অসুস্থ ব্যক্তি বিতুল দত্ত আজি আদ্য ছাত্ৰ আমি চেলেঙাবাসী ৰাইজৰ সহযোগত কুকুৰাচাৰ গাঁৱত আচলতে বিতুলৰ জন্মস্থান ইয়াতে আমি আচলতে আয়োজন কৰিছোঁ আৰু যিহেতু অতিকে দুখজনক কথা যিহেতু তেওঁ এজন জ্যেষ্ঠ ককায়েক আছিলে আমি যেতিয়া তেওঁ বিতুলৰ মৃত্যু হৈছিল আমি তেওঁক অৱগত কৰিছোঁ তেওঁক আমি ফোন যোগে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ বহুতবাৰ যোগাযোগ কৰাৰ পিছত তেওঁক আমি আমাৰ এজন গৰিষ্ঠকৰ ব্যক্তি এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁ ঘৰলৈ পঠিয়াই এনেকৈ অৱগত কৰাইছিল কিন্তু তেওঁ কোনো ধৰণৰ আমাৰ লগত যোগাযোগ নকৰিলে শেষ মুহূৰ্তত যিহেতু আমি বিভূতিত পৰিলোঁ তেতিয়া আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সহায় লৈ আচলতে গৰিষ্ঠকৰ আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমাৰ চেলেঙাত আৰক্ষীৰ গৰিষ্ঠকৰ আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁৰ লগত আচলতে লিখিতভাৱে আমাক এখন পত্ৰ দিলে যে ৰাইজে যদি তেওঁ সৎকাৰ কৰে কোনো আপত্তি নাই বুলি শেষত আমি উপায়হীন হৈ আৰু মৃত ব্যক্তিজনক আমি বিতুলক আমি সৎকাৰ কৰিবলৈ আমি গাঁৱলৈ লৈ আহিলোঁ আৰু গাঁৱত সৎকাৰ কৰি আচলতে আজি আমি ইয়াত ৰাজ্যসভাত সম্পন্ন কৰিছোঁ আৰু দুখ লাগিছে আচলতে তেওঁ এজন জ্যেষ্ঠ ককায়েক আচলতে তেওঁ মাটি বাৰী বিকি ইয়াত তেওঁক আচলতে গৃহহীন কৰিলে আৰু সেইজন ব্যক্তি মৃত্যু সময়ত আচলতে নাহিলে আচলতে এই মানৱতা মানে আপোনাৰ ইয়াতকৈ আৰু জঘন্য ককায়েক মানে পৃথিৱীত হ'ব নালাগে আৰু তাতকৈও আমি আচৰিত হৈছোঁ আচলতে তাৰপিছতে সংবাদ মাধ্যমত যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হ'ল বাতৰিটো তাৰপিছতে আচলতে ককায়েকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে আচলতে যোগাযোগ কৰি আজি দুদিনৰ আগত তেওঁ এটা ধনৰ টোপোলা লৈ সকামৰ কাৰণে দিবলৈ আহিছিল কিন্তু আমি ৰাইজ এতিয়া দুখীয়া নহয় এটোপালকৈ এখন পানী বৈ আচলতে সাগৰ বোৱাৰ দৰে আমি প্ৰত্যেকৰ ৰাইজৰ চেলেঙাবাসী ৰাইজৰ এটকা অৰিহণাৰে আমি আচলতে আজি ৰাজ্যসভাত আয়োজন কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ যি অৰিহণা আমাৰ ধনৰ টোপোলা লৈ আমাক আচলতে লৈ আহিছিলে সেই ধনৰ টোপোলা তেওঁক আমি উভতাই পঠিয়ালোঁ पिकअप ने मारी भीषण टक्कर 2 राजमिस्त्रियों की मौत से गांव में मातम झिंझाना क्षेत्र के जिजौला गांव के पास पिकअप ने बाइक सवार 2 राजमिस्त्रियों को टक्कर मार दी एक की मौके पर और दूसरे की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई हादसे के बाद पिकअप चालक फरार हो गया उत्तर प्रदेश के शामली जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र अंतर्गत जिजौला गांव के पास सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया पिकअप ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी जिसमें दथेड़ा गांव निवासी 2 राजमिस्त्री मुकेश पुत्र नाथीराम और प्रवीण कुमार नरेश की जान चली गई पुलिस के अनुसार दोनों युवक स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर चौसाना से बिडोली की ओर जा रहे थे जैसे ही वे जिजौला गांव के पास पहुंचे सामने से आ रही पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी टक्कर इतनी भीषण थी कि मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई जबकि गंभीर रूप से घायल प्रवीण ने ऊन के अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया बताया जा रहा है कि दोनों युवक हरियाणा के करनाल के नगला चौक के पास राजमिस्त्री का काम करते थे और उसी दिशा में रोज की तरह जा रहे थे हादसे की सूचना पर चौसाना पुलिस चौकी मौके पर पहुंची और पिकअप को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है इस हादसे की खबर मिलते ही ग्राम दथेड़ा में मातम पसर गया एक साथ 2 युवकों की मौत से परिवारों में कोहराम मच गया है और परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है बगहा थाना में महावीर झंडा को लेकर थाना अध्यक्ष अनिल कुमार जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ जिसमें माननीय एमएलसी भीष्म साहनी बगहा अनुमंडल पदाधिकारी गौरव कुमार बगहा बीडीओ प्रदीप गुप्ता बगहा के अंचलाधिकारी बगहा अध्यक्ष प्रतिनिधि पप्पू गुप्ता उप चेयरमैन प्रतिनिधि रवि गुप्ता दयाशंकर सिंह अनिल सिंह मनोज सिंह राकेश सिंह किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मुन्ना सिंह समेत शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे माननीय एमएलसी भीष्म साहनी ने कहा कि आप सभी महावीरी झंडा दिन में धूमधाम से निकालिए हम सब आप सभी के साथ रहेंगे त्योहार शांतिपूर्ण रूप से मनाया यही शुभकामना है बगहा मंडल पदाधिकारी गौरव कुमार ने कहा कि रात्रि में किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकलने दिया जाएगा दिन में आप सभी शांतिपूर्वक जुलूस निकालें और प्रशासन का सहयोग करें
बाबा विशंभरनाथ की तरफ से मूर्तिकारों को किया गया सम्मानित। पूरे शांति और प्रेम के साथ लोगों ने लिया मेले का आनंद। मेले में पुलिस प्रशासन की तरफ से सीसीटीवी कैमरे से की गई कड़ी निगरानी। बाबा विश्वनाथ की पक्की बावली में भव्य मेले का आयोजन हुआ। जगह जगह से मूर्तियां आकर सजी। मेले के अंदर बाबा विशंभरनाथ की तरफ से अध्यक्ष और थाना अध्यक्ष अनिल कुमार जी के द्वारा मूर्ति को फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज से सम्मानित किया गया। वहीं कड़ी निगरानी के साथ पूरे मेले में पुलिस प्रशासन तैनात रही। मंदिर के अध्यक्ष रुपेश तिवारी, अविनाश चौधरी, रणधीर प्रताप सिंह, लल्लन यादव, नवल यादव, कृष्ण शाह, ऐसे तमाम लोग मंदिर की तरफ से पुलिस प्रशासन, मीडिया, पत्रकार, ऐसे तमाम प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। शांति और प्रेम के साथ मेले का आनंद उठाने सभी जनता ने माइक अनाउंस करके अनुरोध भी किया। चखनी रजवटिया पंचायत वार्ड नंबर 9 की जनता का कहना है कि गंडक नदी में पानी आने के कारण हमारा जमीन नदी में कट गया है। हम घर से बेघर हो गए हैं। हमारे पास रहने की अपनी कोई निजी जमीन नहीं है। हम सड़क के किनारे छोटा मोटा अपना घर बना करके अपने बच्चों के साथ गुजर बसर करते हैं। यह बाढ़ ग्रसित इलाका है। जब जब बाढ़ आता है हम अपने बच्चों को लेकर बांध के ऊपर जीवन बसर करते हैं। अब तो बांध के ऊपर सरकार के द्वारा नापी चल रहा है। अब ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस जगह से भी हटना पड़ेगा। हम जाएं तो जाएं कहां? विधायक, सांसद जब जब इलेक्शन का समय आता है झूठे वादे करते हैं और चले जाते हैं, फिर 5 साल वापस मुड़ करके नहीं आते हैं। हमें सरकार से इतना ही कहना है कि हम पीड़ितों पर रहम करते हुए हमें निजी जमीन दिया जाए ताकि हम अपने बाल बच्चों के साथ सुरक्षित जीवन यापन कर सकें। वहां के निवासी नागेंद्र शाह, सत्तू शाह, दुलारी देवी, राम अवध शाह, स्वरूप यादव, चंद्रिका यादव, जवाहर यादव, प्रहलाद तुरहा, बिंदा देवी, अकाली देवी, कमल, राधा स्वामी, कन्हैया पासी, आशीष बिन, संजय तुरहा जैसे तमाम लोग सम्मिलित थे। पशु चिकित्सालयों में डॉक्टरों एवं कर्मियों की 100% रही उपस्थिति। जिला स्तरीय टीम द्वारा जिले के सभी पशु चिकित्सालयों की कराई जाएगी जांच। जिला पदाधिकारी द्वारा पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई, AMBU, कृत्रिम गर्भाधान टीकाकरण, लंपी स्किन डिजीज, बधियाकरण आदि की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने कहा कि जिले के पशु चिकित्सालयों में डॉक्टरों एवं कर्मियों की समय पर उपस्थिति रहे, इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ समय पर पशुपालकों को मिलना चाहिए। उन्होंने पशु चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि पशुपालकों को बेहतर पशु चिकित्सा उपलब्ध कराएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को कल्याणी एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होने बंगाल आई। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह वायुसेना के विशेष विमान से भारत की राष्ट्रपति दिल्ली से कोलकाता के लिए रवाना हुई। सबसे पहले वे कल्याणी एम्स गई। वहां के पहले दीक्षांत समारोह में भाग ली, वहां भाषण दिया और 3 छात्रों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। सिलीगुड़ी में लगातार बारिश के कारण फिर से भूस्खलन हुआ है। 10 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के तारखोला क्षेत्र में जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह पहाड़ से पत्थर और मिट्टी टूटकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिर गई। इस भूस्खलन के कारण उस रास्ते पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और तेजी से मलबा हटाकर सड़क को सामान्य करने का काम शुरू कर दिया। उल्लेखनीय है कि ठीक इसी स्थान पर कल भी भूस्खलन हुआ था।
जिससे बंगाल सिक्किम को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया था। लगातार बारिश के चलते आज फिर उसी स्थान पर भूस्खलन हुआ है। बताया जा रहा है कि सड़क को सामान्य होने में अभी कुछ समय लगेगा। गोरखपुर में मौलाना साजिद रशीदी का पुतला दहन, सपा नेता एहतेशाम खान के नेतृत्व प्रदर्शन। जनपद गोरखपुर में मौलाना साजिद रशीदी के विवादित बयानों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष एहतेशाम खान ने किया। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने रशीदी का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मौलाना साजिद रशीदी के बयान न सिर्फ समाज को बांटने वाले हैं, बल्कि इससे देश की गंगा जमुनी तहजीब को भी ठेस पहुंची है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ऐसे बयानों की कड़ी निंदा करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष गवेश दुबे, पूर्व जिला महासचिव अखिलेश यादव, धनंजय सिंह, सैतवार चर्चित अधिकारी कपिल मुनि यादव, अरविंद दत्त आदि लोग सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। असम की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। असम के 70% लोग कृषक हैं। असम कृषि विश्वविद्यालय शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार के 3 क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के कारण कृषि के विभिन्न पहलुओं में किसानों को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता रहा है। अनुसंधान असम कृषि विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण घटक है। 1990 के दशक में भारत में हुई हरित क्रांति का असम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन 1990 के दशक में आविष्कृत चावल के पौधे ने असम के कृषि क्षेत्र को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रणजीत धान के पौधों का धान बाजार में 3600 करोड़ रुपए का हिस्सा है। इसके अलावा असम कृषि विश्वविद्यालय, असम 55 साल पुराने असम कृषि विश्वविद्यालय ने 5 वर्षों से धान, सोयाबीन, तिल, बैगन, नारियल, मूंगफली, सेम, अंडा, मटर आदि की 24 किस्में विकसित की हैं, जो पिछले 50 वर्षों में विकसित धान और कपास की 16 किस्मों से कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा असम कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों की सुविधा के लिए भारत के विभिन्न राज्यों में विकसित विभिन्न खीरे की विभिन्न किस्मों को मंजूरी दी है। पिछले कुछ वर्षों में जाहा चावल, काजी नींबू, गमोचा, जुरीमा, डिमाचा देसी शराब और चकोरा चावल को असम कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भौगोलिक सूचकांक से सम्मानित किया गया है।
सिलीगुड़ी नगर निगम की बोर्ड मीटिंग में जबरदस्त हंगामा। मेयर परिषद सदस्य दिलीप बर्मन की बैठक से बाहर निकालने का आरोप। सिलीगुड़ी नगर निगम की बोर्ड मीटिंग में एक अभूतपूर्व घटना सामने आई है। बैठक के दौरान मेयर परिषद के सदस्य दिलीप बर्मन को मीटिंग से बाहर निकालने का आरोप लगा है। इस घटना को लेकर सभा कक्ष में भारी तनाव उत्पन्न हो गया। सूत्रों के मुताबिक एक पुराने भवन को तोड़ने से जुड़े विषय पर दिलीप बर्मन ने सवाल उठाया। इस सवाल के जवाब में चेयरमैन और डिप्टी मेयर के साथ उनकी तीखी बहस हो गई। इसके बाद स्थिति काफी गर्म हो गई। जाइए, बाहर जाइए, ऐसा निर्देश बैठक में मौजूद तृणमूल के अन्य पार्षदों की ओर से दिया गया। ऐसा दावा खुद दिलीप बर्मन ने किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल उठाने के कारण ही उन्हें बैठक से बाहर किया गया। इस घटना के बाद से शहर की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या तृणमूल के अंदर ही का आपसी मतभेद है या फिर नगर निगम में लोकतांत्रिक तरीके से सवाल उठाने की कोई जगह नहीं बची है। दिलीप बर्मन के बयान को लेकर ऐसे ही सवाल सामने आ रहे हैं। नगर निगम की ओर से अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि राजनीतिक हलकों का मानना है कि इस मुद्दे पर पार्टी के शीर्ष स्तर पर चर्चा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नगर निगम की बोर्ड मीटिंग में इस तरह की घटना एक और प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं दूसरी ओर शहर की राजनीति में नया तनाव पैदा कर रही है। আচ্ছা এখন কয়দিন আগে ঠিক করছেন না বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে আচ্ছা বাড়াবাড়ি হচ্ছে কি করবেন বেশি বাড়াবাড়ি মারবেন মারবেন আপনি আপনাকে মারবেন আমাকে কোনো অসুবিধা করবে না আমার দোষটা কোথায় আছে আপনারা তো বলবেন বলা যায় না তো আমি বলবোটা কোথায় হ্যাঁ এমআইসি মিটিং এ বলবো তো এমআইসি মিটিং এ বলে তো আমার তাহলে এই যে আপনার কবে থেকে এগুলো হচ্ছে কেন তাহলে আমাকে বাদ দিয়ে দেন তাহলে আমার ওয়ার্ডটা আপনারা কেউ দায়িত্ব নিয়ে নেন কালকে আপনার এই যে এত তারিখে যে আপনার বিল্ডিংটা ভাঙতে গেল সেই বিল্ডিংটা কার ফোনের জন্য সেই বিল্ডিং ভাঙা বন্ধ হলো ইলেকট্রিক পোলের সঙ্গে বিল্ডিং লাগানো এটা কোথায় বলবো আপনারা বলেন সেই জায়গায় কি বলবো আমাকে বলেন তাহলে আমি জানি না অনেক কিছু আমি ভোটে কখন কি বলতে হবে না বলতে আমি কিচ্ছু জানি না কিন্তু কথা হচ্ছে যে একটা কর্পোরেশনের আইন তৈরি হচ্ছে আইন মতো বিল্ডিং ভাঙতে যাচ্ছে সেই বিল্ডিংটা ভাঙা বন্ধ করলেন কেন কার ফোনের জন্য হলো দাদা তাহলে আমাকে বাদ দিয়ে দেন আমাকে বলে দেন আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে কোনো দরকার নেই আমাকে হ্যাঁ কোনো দরকার আছে আমাকে छात्र छात्राओं ने अभद्र भाषा का प्रयोग करने एवं गंदी गंदी गाली देने पर बालक बालिकाओं ने लगाया प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप। क्या मध्य प्रदेश की शिक्षा इसी प्रकार चलती रहेगी? क्या भ्रष्ट शिक्षक बच्चों के ऊपर अत्याचार करते रहेंगे? प्राइवेट स्कूलों की मान्यता इसी वजह से भ्रष्ट शिक्षकों के कारण बढ़ रही है और किसी कारण हर गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, चाहे वह भूख से मर रहे हो या कर्ज लेकर। प्रिंसिपल बालक बालिकाओं से अभद्र भाषा में बात करता है और गंदी गंदी गालियां देता है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की विधानसभा में संदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल प्रमोद खापरे पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ बेटियों द्वारा प्रिंसिपल पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए। दरअसल मामला कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं का है। छात्राओं का कहना है कि अभी तक हमें पुस्तक नहीं दी गई। पिछले वर्ष भी हमें अपनी पुरानी पुस्तकों से ही स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ी। अगर हम प्रिंसिपल से पुस्तकों के बारे में चर्चा करते हैं तो प्रिंसिपल हमसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, पुस्तक के बदले पैसे मांगते हैं। वहीं छात्रों ने बताया कि प्रिंसिपल प्रमोद खापरे हमारे साथ मारपीट करते हैं और जो पीवीसी पाइप है उससे हमारी पिटाई करते हैं। बारिश में अगर हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तब भी हमारी पिटाई की जाती है और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। हमसे भद्दी भद्दी गालियां देकर बात की जाती है। किसी को लेकर छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। वहीं जामनेर के जनप्रतिनिधियों ने भी बताया कि प्रिंसिपल द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ भी अब अभद्रता की गई। अगर हम जनप्रतिनिधि के साथ अभद्रता कर सकता है
प्रिंसिपल तो बच्चों के साथ क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों को तो उनके नीचे ही रहकर पढ़ाई करनी है। वहीं प्रिंसिपल प्रमोद खापरे पर कई प्रकार के गंभीर आरोप लगे हैं। इसको लेकर प्रिंसिपल से सवाल किए गए तो प्रिंसिपल अपना बचाव करते हुए नजर आए और इस घटना की अभी तक किसी वरिष्ठ अधिकारी को प्रिंसिपल द्वारा जानकारी नहीं दी गई। यह भी एक सबसे बड़ा सवाल है। वहीं कृषि के टीचर पाटीदार ने बताया कि प्रिंसिपल द्वारा तानाशाही का रवैया अपनाया जाता है और बच्चों से प्रैक्टिकल के माध्यम से गाजर घास उठवाई जाती है, जो कि गाजर घास एक जहरीली घास है जिससे शरीर में एलर्जी होती है और गंभीर बीमारी होने का खतरा रहता है। इन सबको लेकर मैं मना करता हूं तो प्रिंसिपल मुझे टारगेट बनाकर चलते हैं। कहीं ना कहीं प्रिंसिपल की स्कूल में तानाशाही नजर आ रही है। वहीं अब देखना होगा कि उच्च शिक्षा मंत्री की विधानसभा में इस तरह के गंभीर मामले सामने आ रहे हैं तो उच्च शिक्षा मंत्री और अधिकारी प्रिंसिपल पर किस प्रकार की कार्यवाही करते हैं। नहीं, हम कोई किसी को टारगेट नहीं बनाते हैं। यहाँ पर कोई टारगेट नहीं है और कोई नहीं बनाते हैं, सिर्फ उनको मिसगाइड किया गया है बच्चों को और कुछ नहीं। आप उनको छड़ी से मारते हैं? अगर छड़ी से छड़ी से अगर किसी को मारा हो, अगर मैंने किसी के ऊपर हाथ भी उठाया हो तो मैं 11वीं 12वीं क्या नबी का भी अगर बच्चा बोल दे कि मैंने मारा है तो मैं नौकरी छोड़ दूँ। अरे नहीं, बिल्कुल गलत बोल रही है। मेरा वीडियो दिखाइए आप, मैंने मारा हो किसी को तो बच्चों का दिखाओ जो बोल रहे हैं। नहीं, मेरा वीडियो दिखाइए, मैंने मारा हो। बच्चे बोल रहे हैं, मैं बच्चे भले बोल रहे हैं, मैंने मारा हो दिखाइए, ठीक है ना। नहीं तो मेरी बात सुनिए, मेरा प्रिंसिपल काम है पूरा व्यवस्थित चलाना है विद्यालय और मैं चला रहा हूँ, है ना। ये हंगामा आप समझ सकते हैं। नहीं, ये जनप्रतिनिधि आपका सबका स्वागत है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सिर्फ आशीष पाटीदार जी कारण है, कोई दिक्कत नहीं, सुनिए तो मैं सुधार रहा हूँ ना, मैं सुधार रहा हूँ। अरे नहीं, बच्चे तो गलत है, वो बच्चों ने गलत बोला है उनको, है ना, ठीक है। गलत मैं सुनो, अगर मैंने किसी को अगर छड़ी से मारा हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा नौकरी से। अब शब्द का भी अगर किसी को बुलाओ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बच्चे भले, मेरी बात सुनिए, बच्चा तो कुछ भी बोल देता है। अरे बोल देता नहीं, बच्चे बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। उनको सिखाने मेरे यहाँ 25 शिक्षक है। नहीं, वो नहीं बोला होगा। बाकी मैं बता रहा हूँ, एक ही व्यक्ति के कारण हमारे ऐसा हो रहा है और कुछ नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? बस नहीं, वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया? नहीं, शिक्षकों को लेके अभी हमने नोटिस दिया है, पहला नोटिस है। सुनो, पहला नोटिस है ये। अब उनका क्या प्रतिक्रिया आती फिर हम देंगे। सर, इतना बड़ा नहीं, हो गया, सुनिए, अभी तक आपके अधिकारियों को सूचना नहीं तो देंगे ना। ये नोटिस सुनो, नोटिस दिया है हमने, अभी वो उसका जवाब आएगा फिर हम तो जवाब का इंतजार करेंगे जब तक बच्चे बाहर खड़े। नहीं, बाहर नहीं खड़े रहेंगे। डिसिप्लिन में बच्चे हैं, हम डिसिप्लिन में रहेंगे। नहीं, बिल्कुल डिसिप्लिन में, और डिसिप्लिन में ही रहेंगे। नहीं, अधिकारी को सूचना देंगे ना, अभी बोल तो रहे। ये अभी लिखित में दे दें। नहीं, घटना यहाँ घट ही नहीं सकती है। नहीं, किसी का इंतजार नहीं, हम दे देंगे। मेरा नाम कमल पाटीदार है। हम गांव के जनप्रतिनिधि लोग हैं और स्कूल में बच्चों की कुछ समस्या थी। कल बच्चे आए थे हमारे पास, उनको किताबों की समस्या है, लैब की समस्या है और भी बहुत सारी समस्याओं को लेकर उन्होंने मुझसे चर्चा की और उन्होंने बोला कि हमें मंत्री जी से मिलना है, हमारे शिक्षा मंत्री। मैंने उनसे पूछा भी कि भाई क्या समस्या है, तो उनने सारी समस्या बताई। तो मैंने सर को फ़ोन भी लगाया। मैंने कहा सर आप कहाँ हैं? तो बोले स्कूल में। इनसे हमने कल मिलने के लिए बोला कि हम मिलने आ रहे हैं। हम मिलने आते उससे पहले इन्होंने बच्चों की छुट्टी करके भगा के ताला लगा के चले गए। जिसके बाद 3 बजे, 3 सवा 3 बजे इन्होंने बच्चों की छुट्टी करके और ये भी चले गए। फिर हम आए, जिसके बाद ये पत्रकार महोदय को पता चला, ये लोग भी आए, इन्होंने यहाँ से बाइट भी लेके गए। जिसके बाद अभी हम यहाँ इनसे चर्चा करने के लिए आए। हम सीधे अंदर बैठे, इनने हमसे अभद्रता की, बोले आप बाहर निकलिए। ऐसे इनके मतलब इनके कार्यकाल में ये शब्द बोले जाते हैं स्कूल में और बच्चों को भी ये शिक्षा दी जाती है। बच्चों ने भी इनके ऊपर कई तरह का आरोप लगाया। हाँ, गाली देने का आरोप लगाया, बच्चियों ने भी लगाया है। ये लड़कों को गाली भी देते हैं, स्पष्ट मंच से गाली देते हैं, मारा कूटी भी करते हैं उनके साथ। बहुत सारी इनकी शिकायतें हैं। प्रिंसिपल का कहना है कि मैं इस प्रकार की हरकत नहीं करता हूँ, मैंने पुस्तक के बाहर लेता हूँ। आप बच्चों से पूछ सकते हैं, बच्चे तो बोल रहे हैं प्रिंसिपल के। बस आप बच्चों से बात कर लीजिए।
हम तो कोई रहते नहीं है रोजाना यहाँ पे। मैं मेरी जी नमस्कार, मेरा नाम आशीष पाटीदार है, उच्च माध्यमिक शिक्षक कृषि। क्या मामला है? मामला बहुत सारे मैटर है, पर मुख्य रूप से ये है कि बच्चे पिछले 2 साल से बिना पुस्तकों के पढ़ रहे हैं या आउटडेटेड बहुत पुरानी किताबें हैं उनकी, जिनमें सिलेबस नहीं मिलता। विद्यालय में कृषि विषय पिछले लंबे समय से संचालित है, लेकिन यहाँ लैब की सुविधा नहीं है, कक्ष भी नहीं है, और लैब में कक्ष में ना होने के बाद भी कोई सामग्री भी नहीं है। अगर सामग्री हो तो हम बाहर उनको प्रयोग कार्य करवा लें, लेकिन प्रायोगिक सामग्री भी नहीं है। फील्ड हंगामा हुआ है, हंगामे को लेकर प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से अगर मानते हैं, अगर किताब पाठ्य पुस्तक की मांग करना अगर गलत है, कृषि के छात्रों के लिए अगर फील्ड की मांग करना गलत है या लैब सामग्री की मांग करना, निवेदन करना गलत है, तो ठीक है, फिर मैं गलत ही सही। बच्चों ने कई प्रकार के आरोप लगाए हैं, पुस्तकें नहीं मिल रही है, पुस्तकें कैसे लिए जा रहे हैं प्रिंसिपल द्वारा, कैसे? बच्चे बोल रहे हैं, आप पुष्टि कर लीजिए। मेरे सामने तो इस तरह की चीज़ें हुई है। बच्चों के सामने मुझे धमकाया, ये तक बोला है कि आपके आशीष सर को देख लूँगा। मेरी प्राचार्य महोदय कहते हैं मेरी CR बिगाड़ने, मेरी जो है सेवा पुस्तिका बिगाड़ने के लिए धमकी दी जा रही। मेरी परीक्षा बढ़ाने का तो नोटिस दिया गया है। हाँ, ये नोटिस रखा हुआ है, बैक डेट में नोटिस दिया। जिस दिन मैं अवकाश पे हूँ उस दिन का नोटिस जारी किया जाता है। अभी आप क्या चाहते हैं वरिष्ठ अधिकारी? मैं वरिष्ठ अधिकारियों से यही निवेदन करूंगा कि कृषि विषय संचालित है, टॉप रिजल्ट है, सारे बच्चे फर्स्ट में पास हुए, 17 में से 17 फर्स्ट में पास है, 60% बच्चे, 17 में से 9 बच्चे लैपटॉप की राशि प्राप्त कर रहे हैं, और उन 17 बच्चों में से कोई आपसी रंजिश नहीं है साहब। इनके द्वारा अवैधानिक तरीके से कार्य सौंपे जाते हैं। मुझसे लिपिक का कार्य करवाया गया। मैं बाबू के पद पे नहीं हूँ, मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ। लिपिक वर्ग का कार्य करवाया। जब मैंने उसमें मना किया तो इनने विरोध समझ लिया उसको मेरा। मैं कृषि का शिक्षक हूँ, कृषि पढ़ाऊँगा। दूसरा ये रहा कि मेरे द्वारा लैब की मांग की गई, पुस्तक की मांग की गई, तो ये उनको विरोध लगता है। बच्चों से ये घास छिलवाने और गाजर घास उखाड़वाने, नियमित रूप से केवल माली का काम करवाना चाहते हैं प्रयोग के नाम पे। कभी कभी श्रमदान करना अच्छा है। गाजर घास उखाड़ने का किसने बोला? गाजर घास से कोई एक्शन होता है अगर गाजर घास आप उखाड़ेंगे? आप प्राचार्य महोदय की बाइट ले लीजिए, वो भी यही कहेंगे अभी कि उखाड़ना है बच्चों। कौन सी क्लास का छात्र है? मैं 11th कक्षा 11वीं एग्रीकल्चर, पवन मालवी। क्या समस्या है? ये प्रिंसिपल सर यहाँ पे सबको गाली देते हैं और मेरे को टारगेट गाली देते हैं। ये बोलते हैं बहनचोद मादरचोद भोसड़ी के, ऐसे बोलते हैं। ये क्या नाम है प्रिंसिपल का? प्रमोद खापरे। अच्छा, तो इनकी शिकायत आपने नहीं की थी क्या? हमने इनसे ही बोला, सरों से बोला, सरों ने कुछ नहीं बोला पर इनसे। और लाइट फिटिंग का डंडा लाते हैं मारने के लिए, और मेरे को टारगेट बनाते हैं हर बार लाइट फिटिंग का डंडा मारने के लिए। और 50 रुपए फाइन, और 50 रुपए फाइन लेते, नहीं आते तो 50 रुपए फाइन लेते। और ये कभी कपड़े जो गीले हो जाते हैं तो ये मारते हो, घर भगाते हो, घर से वापस पेड़ के आते तो ऊपर बैठक लगाते। और कभी वो नहीं मिली बुक नहीं मिली अभी। और हमारे को 8 साहब 5-5 6 चैप्टर करवा दिए सब में। तुम्हारे पैसे से बुक लो। बोला नहीं, बोला तो सर की बोल रहे हो, सर ने बोला तो उनके खिलाफ वो कुछ सस्पेंड करने का लेटर साइन किया आशीष पाटीदार सर को। आशीष सर पाटीदार को टारगेट बनाते रखा। और ये ड्रेस में रोज मारते हैं। कितने लड़के और हमको डराया जाता है? 50 छोरा है, 50 छोरे हम, 50 छोरे। और ये व्हाइट ड्रेस खराब हो जाए तो हमको मारते और भगाते, स्कूल में से डंडे से मारते। और आज हमारे को ट्रक छीट गया, जिसमें तो हम आ गए तो यहाँ। और ये रास्ता खराब हो, ये व्हाइट ड्रेस बंद करवाओ CM राइस का। अभी कहते हैं हमारे DC दे देंगे। आशीष सर को नहीं निकाल पाए और सर्टिफिकेट, और हम निकाल। स्वाति मालवी। कौन सी क्लास में? 12वीं कृषि। क्या समस्या? सर वो हमको धमकी देते हैं, बोले आपको TC निकाल देंगे, और मतलब 10 रुपए पेरेंट लेते हैं। और कौन देता है? प्रिंसिपल सर बोले आपको TC निकाल के दे देंगे हम। किस लिए दे देंगे? हमने उनको बुक की बोला, इसलिए वो बुक भी नहीं देते और ऐसे बोलते हैं और साइन करवाते हैं, मतलब बुक भी नहीं दी और इसलिए और ऐसे बोलते हैं। क्लास में आके बोले आशीष सर को तो मैं देख लूंगा बोले। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रोशनी अग्रवाल। क्या समस्या आपकी? सर वही सर धमकी देते हैं, TC निकाल देंगे, और लड़कियों को बुक के पैसे हमसे मांगते हैं। और 50 फाइन लेते, पिछली बार भी 50 फाइन लिया था हर एक बच्चे से। प्रिंसिपल सर देते हैं सर बताए, लेकिन वो कुछ बोलते कि प्राइवेट कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा बोलते हैं।
और नल फिटिंग की नली से मारते हैं। सर ये बोलते हैं बार बार कि टीसी निकाल के दे देंगे आपकी सबकी, और ये बोलते हैं और 50 रुपए फाइन लेते हैं, और बुक्स का भी ये बोला, बुक्स भी ये बोला उन्होंने कि आपके पैसे से ले लो, अपने पैसे से खरीद लो बुक। और अभी एक दिन पहले ही बुक आई है सर ने, वो भी आशीष सर की वजह से 28 तारीख को बुक आई। और लैब भी नहीं है कृषि की, हमारी लैब नहीं है हमारे लिए। हमारे 3 पीरियड के वो होते हैं, हमारे लिए लैब बनवानी चाहिए पहले तो स्कूल में, और आशीष सर सस्पेंड नहीं होने चाहिए। प्रिंसिपल सर को निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करे और हमको धमकी देते हैं, स्कूल नहीं आते। और वो राव सर भी उसके खिलाफ है, राव सर भी हमको धमकी देते हैं, मारते हैं, मारते हैं। हाँ, और लड़कियों को भी, लड़कों को सब कुछ सस्पेंड करने की बोलते हैं। আমি কৰিবলগীয়া বা উপৰোক্ত বক্তাগৰাকীয়ে কোৱাৰ দৰে আমি একেবাৰে গ্ৰাছৰুট লেভেললৈকে যাবলগীয়া আমি কি কৰিব লাগিব? আৰক্ষী বিষয়া মহোদয়েও আপোনালোকক ডাইনী হত্যা সন্দৰ্ভত বহুখিনি কথা অৱগত কৰিছে, কিন্তু গতিকে মই ডাইনী হত্যা সম্পৰ্কত আপোনালোকক কিবা কথা ক'ব লগা আছে বুলি মই ভবা নাই। কিন্তু মই আপোনালোকক ক'ব বিচৰা কথাটো হৈছে যে ডাইনী হত্যা আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ কথা, বা মানৱ সৰবৰাহ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ মাজত, কাৰণ আমাৰ মাজত সৰ্ব ব্যক্তিসকল উপস্থিত আছে, তেখেতসকলে আপোনালোকক এতিয়া কথা হ'ল ওপৰে চালে যদিও আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু ডাইনী হত্যা বা মানৱ সৰবৰাহৰ লগত সম্পৰ্ক নাই যেনেই লাগে, তথাপিতো আমি যদি চাওঁ বিভিন্ন গৱেষণা পত্ৰ আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ যি থাকিবলগীয়া প্ৰাথমিক জ্ঞান, সেই প্ৰাথমিক জ্ঞানৰ অভাৱৰ বাবেই কিন্তু এই সমস্যাৰ বোজাত আপোনালোকৰ সহজ হ'ব। আপোনালোকে জানে যে এই চেলেংঘাট অঞ্চলটো এটা জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ প্ৰবল এৰিয়া, কিন্তু আমি আপোনালোকক জনাবলৈ পাইছোঁ যে এই বছৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ চেলেংঘাট অঞ্চলত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ এতিয়ালৈকে আক্ৰান্ত হোৱাৰ ৰোগী এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই। এতিয়া কথা হ'ল জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ এটা প্ৰধান লক্ষণ হৈছে যে হঠাৎ মূৰ্ছা যোৱা বা হঠাৎ ৰোগীগৰাকীয়ে এটা অস্বাভাৱিক আচৰণ কৰে। এই যে অস্বাভাৱিক আচৰণটো কৰে হঠাৎ মূৰ্ছা গ'ল, তেতিয়া আমৰীয়া যিবিলাক চাহ বাগানৰ অঞ্চল আছে বা আমাৰ গাঁৱলীয়া যিবিলাক অঞ্চল আছে, সেই গাঁওবিলাকক আমি সাধাৰণতে হঠাতে মূৰ্ছা যোৱা বা অস্বাভাৱিক আচৰণ কৰিলেহে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু আমাৰ জ্ঞানৰ পৰিসৰটো কম পালেই আচলতে এই কথাটো সম্ভৱ হ'বলৈ পাইছে। আজি সেই কোৱাৰ দৰে এই আমি ইমান বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উন্নতি হৈছে, তাৰপিছত এতিয়া ভূতপ্ৰেতৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি আমাৰ থাকিবলগীয়া নিশ্চয় অৱস্থা নাই। এতিয়া মানুহ মংগল গ্ৰহলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে, শুক্ৰ গ্ৰহলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে। এই সময়ত কিন্তু আমাৰ এই বেজ জ্ঞানী বা ভূতপ্ৰেতলৈ আমাৰ ভয় কৰাৰ সময় নাই। মোবাইল ইণ্টাৰনেটৰ যুগ, এতিয়া ভূত আছিল যদিও কোনোবা দিয়া এই মুলুকত যদি ক'ৰবাত ভূত আছিল তেতিয়াহ'লে সেই ভূত তোমালোকে একেবাৰে নোৱাৰো। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে আমাৰ স্বাস্থ্য সচেতনতাৰ অভাৱ। এই ক্ষেত্ৰত আমি স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সজাগতা দৰ্শনসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিব হৈছে আৰু প্ৰতিখন সজাগতা দৰ্শনে আমি ৰাইজৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দি আহিছোঁ। এই ডাইনী হত্যা বা ডাইনী নিৰ্যাতন সম্পৰ্কত কিন্তু অভিযুক্ত আৰু যিসকলে অভিযুক্ত, মই এটা কথা চিন্তা কৰোঁ, আজিৰ পৰা 100 বছৰৰ আগত আমাৰ মানৱ সভ্যতাৰ কাৰণ সৃষ্টি হ'ল। আজিৰ তাৰিখত একবিংশ শতিকাত এই শব্দবিলাকক লৈ আমি জীয়াই থকাৰ কাৰণ কি আছে, কি প্ৰয়োজন আছে বুলি অনুভৱ কৰিব লাগে। আমি সকলোৱে সজাগ হৈ সকলো দল সংগঠন, আই মাতৃসকল, ভাতৃসকল, গাঁৱৰ প্ৰতিটো গাঁৱে গাঁৱে আমি সজাগতা ৰখাৰ দৰে নহয়, আমি নিজে সজাগ হৈ গাঁওখনক, নিজৰ গাঁওখনক কেনেকৈ শুৱলা কৰিম, কেনেকৈ সুন্দৰ কৰিম, কেনেকৈ যদি কোনো দুষ্ট লোকে আমাৰ গাঁৱত আহি আমাৰ সমাজত আহি দুষ্কৃতি কৰিছে বা তেনেধৰণৰ ধন প্ৰলোভন কণ দি পেলাই দৰিদ্ৰ সীমা ৰেখাৰ তলতে হওক আৰু অশিক্ষিত সমাজতে হওক আমাৰ নিজৰ চিন্তাধাৰাবিলাক আমি প্ৰকাশ কৰিব হ'ল। আমি যদি সেইবিলাক অকল নিজক লৈ ব্যস্ত থাকোঁ, তেনেহ'লে এনেকুৱা সমাজত সদায় ঘটি থাকিব। আজি ঘটিছে বুলি নহয়, চিৰ জীৱন ঘটি থাকিব। গতিকে এই কথাখিনি মই কৈ মই আৰু বিশেষভাৱে ক'ব ডাইনী হত্যা এই গোটেই বিষয়টো আমাৰ সমাজৰ লগত জড়িত আৰু এই বিষয়টোৰ লগত বিশেষভাৱে জড়িত শিশু আৰু মহিলাসকল। মহিলাসকলৰ কথাটো
কখনো আমি এটা পৰ্যন্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা ক'ব খুজিছো যে আমাৰ অসমীয়া কিমান মহিলা সমাজ এই মহিলা আমাৰ মহিলাসকলৰ এটা বিশেষ নাম আছে সেই কথা মই আৰু কৈছো যে আমাৰ মাক মই মাতৃ বুলি কওঁ কিছুমানে মাতৃ বুলি কয় আৰু কিছুমানে বৌ বুলি কয় আৰু কিছুমানে আই বা আপোনালোকে হয়তো শুনি অলপ আচৰণ হ'ব যে নিজৰ মাকক আইতা বুলি কোৱা অন্তত এতিয়াও আছে বহুতে নিজৰ মাকক আইতা বুলি কয় আই বুলি কয় আৰু বৌ বুলি কয় এতিয়া নিজৰ ককায়েকৰ পত্নীক বৌ বুলি কয় আৰু নিজৰ মাকক বৌ বুলি কয় গতিকে এই মহিলাসকলৰ ঘৰত যিটো তেওঁলোকৰ এটা ঘৰৰ মৰ্যাদা সেই মৰ্যাদাটো আমাৰ অসমীয়া সমাজত বিশেষ হয় আৰু এই কথাটোৱে প্ৰতিবাদ নিয়াই এই অসমীয়া সমাজত মহিলাসকলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান আছে ঘৰখনত এটা নিজৰ দায়িত্ব বুলি ভাবে গতিকে এই শব্দবিলাক আমাক মৰাই দিয়ে যে আমাৰ অসমীয়া তিৰোতাসকল বা মহিলাসকল আমি ভবাৰ দৰে যিটো তিনিপুৰা নহয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত হয়তো বহুতে অভাৱে যে আমাৰ মহিলাসকল বহু ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি আছে তেনেকুৱা নহয় এতিয়া যিটো যুগ আহিছে আমি হয়তো কৈ আছো যে আমাৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ অভাৱৰ কাৰণে এনে ঘটনাবিলাক ঘটিছে কিন্তু মোৰ কথাটো মই ঠিক তেনেধৰণে ব্যক্ত কৰিব খোজা নাই যে আমাৰ হয়তো একাডেমিক কেৰিয়াৰটো আমাৰ খুব ভাল নহ'ব পাৰে বা আমি ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজত খুব বিশেষ পাৰদৰ্শিতা দেখাব নোৱাৰিব পাৰোঁ বা স্কুললৈ নাযাবও পাৰোঁ এই কথাটো প্ৰতিৰোধ নকৰে যে তেওঁলোক শিক্ষিত নহয় শিক্ষিত তেওঁলোক নহয় আক্ষৰিক অৰ্থত তেওঁলোক শিক্ষিত নহয় স্কুল কলেজৰ বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ হয়তো তেওঁলোকৰ এখন চাৰ্টিফিকেট নাই কিন্তু এই ঘটনাবিলাকৰ আঁৰত কিন্তু আমি শিক্ষিত হোৱা কথাটোৱে আমাক মৰেদি আমি কিমান শিক্ষিত আমি মৰেদি কিমান সচেতন সেই কথাটোকে মই বুজাব খুজিছোঁ আমাৰ সমাজত আমি আগতে যৌথভাৱে বাস কৰিছিলোঁ মোৰ ঘৰত মোৰ আইতা আছিলে মোৰ বৰদেউতা আছিলে শিক্ষাৰ অভাৱ বা দৰিদ্ৰ প্ৰায় আমি মূল কাৰণ বুলি ভাবি লৈছিলোঁ কিন্তু কথাটো শিক্ষিত তেনেকুৱা নহয় আমাক মৰেদি আমি কিমান শিক্ষিত আমি মৰেদি কিমান সচেতন সেই কথাটোকে মই বুজাব খুজিছোঁ আমাৰ সমাজত আমি আগতে যৌথভাৱে বাস কৰিছিলোঁ মোৰ ঘৰত মোৰ আইতা আছিলে মোৰ বৰদেউতা আছিলে শিক্ষাৰ অভাৱ বা দৰিদ্ৰ প্ৰায় আমি মূল কাৰণ বুলি ভাবি লৈছিলোঁ কিন্তু কথাটো শিক্ষিত তেনেকুৱা নহয় কাৰণ আপোনাৰ ঘৰৰ কাষৰ ছোৱালীজনী যদি এজন ল'ৰা সঘনাই আহি থাকে বা সেই ছোৱালীজনীৰ যদি মাক দেউতাক বা ককাই আইতাক বৃদ্ধ বা দুখীয়া সেই সুযোগটো সেই ল'ৰাজনে লৈছে বুলি জনাৰ পিছতো আপুনি কোনো ধৰণৰ মাত মতা নাই বা আপুনি এই ছোৱালীজনীক শিকাব খোজা নাই যে তুমি তোমাক হয়তো বেয়া দিশত ধৰি দিবৰ কাৰণে এই ল'ৰাজনক চেষ্টা কৰিব পাৰে এই কথাবিলাক আমি শিকোৱা নাই কিন্তু আমি যদি কওঁ আমাৰ একাডেমিক কেৰিয়াৰৰ কথা আমাৰ একাডেমিক কেৰিয়াৰটো কি ভাল কথা আপুনি টেকনিকেল নলেজখিনি পাব বেলেগ কথা পাব কিন্তু আপোনাৰ মৰেল যিটো এডুকেশ্যন যে এজ এ নেইবাৰ আপোনাৰ চুবুৰীয়া হিচাপে আপোনাৰ যিটো দায়িত্ব সেই দায়িত্বটো কিন্তু আমাৰ কমিটি এই দায়িত্বটো নোহোৱা ক্ষেত্ৰত এই কথাবিলাকে প্ৰমাণ কৰে কিন্তু এতিয়া মই কথা কৈছোঁ যে এই ঘটনাটো হোৱাৰ পাছত আমি যদি তাক প্ৰিভেণ্ট কৰিব নোৱাৰিলোঁ আমি বাধা দিব নোৱাৰিলোঁ ঘটনাটো সংঘটিত হৈ গ'ল তাৰপিছত এটা পলিচি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ যায় কিন্তু এই প্ৰক্ৰিয়াবিলাক আৰম্ভ হওঁতে মই শুনিবলৈ হয়তো বেয়া হ'ব পাৰে কথা এটা কৈছোঁ যে আমাৰ মাজত আৰক্ষী বিষয়াও আছে গতিকে তেওঁ নিশ্চয় মোক ব্যক্তিগতভাৱে মই ব্যক্তিগত কিছুমান আক্ৰমণৰ কথা কৰিব নালাগে সেইকাৰণে যে আমাৰ আৰক্ষী বিভাগৰো কিছুমান পৰিসীমিত ব্যৱস্থা আছে যে তাৰ মানে পৰিসীমা আছে লিমিটেশ্যন আছে এই কেছবিলাক মই এইটো উপলব্ধি কৰোঁ মই যিবিলাক কেছ চলাইছিলোঁ মেক্সিমাম কেছতে কি হৈছিলে প্ৰলোভন দি কিছুমান ছোৱালীক দিল্লীলৈ লৈ যোৱা হৈছিলে তাৰে যিজন আছামী তেওঁৰ কেছ চলি আছিল মই তেওঁক ডিফেন্স লয়াৰ হিচাপে কাম কৰি ডিফেন্স বচাবলৈ লৈছিলোঁ এইখিনি আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে আপুনিতো উকিল হৈ আপুনি নিজেই জানে যে তেওঁ বেয়া কাম এটা কৰিছে তেওঁ কি বচাব সেই প্ৰশ্নটো সাধাৰণতে আমাক সোধা হয় কিন্তু তাৰ লজিকটো এইটোৱে আৰু তাৰ মৰেল কথাটো এইটোৱে যে এজন আছামী যেতিয়া আমি বচাবলৈ যাওঁ সেইকাৰণে বচাবলৈ যাওঁ যে কোনো আছামী যাতে আইনৰ বাহিৰত গৈ পানিছমেণ্ট নাপায় আইনৰ ভিতৰত থাকিয়েই তেওঁক পানিছমেণ্ট দিব লাগে এজন মানুহে যদি মাৰ্ডাৰ কৰিছে তেওঁক পুলিচ বিভাগে ধৰি আনি মাৰ্ডাৰ কৰিছে বুলি প্ৰমাণ কৰি চাৰ্জশ্বিট দিব কিন্তু তাৰ ভিতৰত নহয় কাৰণ কিবা কাৰণে যদি প্ৰক্ৰিয়াটো ভুল হৈ যায় ভুল প্ৰক্ৰিয়াই গৈ এজন আছামী যদি শাস্তি নাপায় তেওঁ যদি শাস্তি পাবলগীয়া থাকে হ'ব তাকেতো আমি সাধাৰণ যদি শাস্তি দিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে এই কথাবিলাক আহিব যে
এটা কেছ অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে তাৰে কিন্তু 203টা কেছ অসমৰ 203টা কেছ অসমৰ আৰু কি হ'ল মানে 9% অফ দি টোটেল কেছ ৰেজিষ্টাৰ ইয়াত যিমান কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে অসমত তাৰে 9% কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে অসমত 9% কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে কিন্তু অসমৰ জনসংখ্যা ভাৰতৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ মাত্ৰ 2.5%। জনসংখ্যা হৈছে 2.5%, কিন্তু কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে টোটেল কেছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ 9%। গতিকে এই কথাটোৱে অসমত কৰিবলগীয়া কাম আছে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু আগৰ বক্তাই কৈ যোৱাৰ দৰে আমাৰ চাৰ্টিফিকেট নাথাকিলেও কিন্তু আমি সমাজ ব্যৱস্থা কৰি গুচি গ'ল যে আমি এতিয়া কিন্তু উল্টাকৈ ভাবিছোঁ যে আমাক এতিয়া আমাৰ সমাজ নালাগে, আমি এটা মংগলগ্ৰহতে যেনেকৈ মানুহ হৈছে যেনেকৈ অভিযান চলাইছে আমি সেই অভিযানৰ অংশ ল'ব পাৰিম। কিন্তু মানুহৰ জীৱনটো কিমান দিনীয়া যদি আপুনি ভাবে আমাৰ যদি বুলি ভাবোঁ সেই কথাটোকে মডাৰ্ণাইজেশ্যন বুলি ভাবোঁ কিছু মানুহৰ এইটো হয়তো এই শাৰী এখন বা মেখেলাখন পিন্ধিবলৈ টান পোৱাৰ কাৰণে মোৰ মা নিজৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলগীয়া হৈছে কাৰণ তেওঁ জিন্স পিন্ধি ওলাই ঘূৰিব পাৰোঁ মই জিন্স পিন্ধাত বেয়া কাম বুলি কোৱা নাই কিন্তু সকলো সময়তে আমি আমাৰ কিছুমান সমতা সংস্কৃতিক ধৰি ৰাখিব পাৰিলে আমাৰ বৈধ সম্পদক আমি সন্মান কৰিব পাৰিলে হ'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই ঘটনাবিলাক কিন্তু নহয়। এই একেধৰণে যিটো ডাইনী হত্যাৰ কথা কৈছোঁ এই হত্যাবিলাকত কিন্তু আমাৰ যিটো ডাইনী হত্যা বুলি কৈছে বুজ শান্তি আৰু বিভিন্ন ট্ৰেফিকিং মানে হৈ আছে গতিকে আমি ইয়াৰ কাৰণে আমি যিহেতু জনসাধাৰণৰ সজাগ কৰিবৰ কাৰণে এই মিটিংখিনি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়বোৰে আমাক বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত বক্তৃতা দিছে মন্তব্য দিছে আৰু আমাক সজাগ কৰিছে। এতিয়া কথাটো হৈছে কি আমাৰ যি সমাজ কল্যাণ বিভাগত আমি আগতে চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ শিশু উন্নতি কাৰণে এতিয়া চাইল্ড প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণেও আমি কিছু কাম কৰিব লাগিব তাৰমানে অকল ডেভেলপমেণ্ট বুলি নহ'ব আমাক প্ৰটেকশ্যনো লাগিব। সেই হেতুকে আমাৰ যি জুভেনাইল জাষ্টিছে দিনক আমাৰ বিভিন্ন শিশুসকলৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আছে তাৰ ভিতৰত কেয়াৰ এণ্ড প্ৰটেকশ্যন আমি শিশুসকলক কেয়াৰ লওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কেয়াৰ লওঁ জন্মৰ পৰাই এটা তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আমাক DCP ইণ্ডিকেট ছেটআপ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ চাইল্ড হেল্পলাইন নাম্বাৰ গতিকে যিসকলে নাজানে চাইল্ড হেল্পলাইন নাম্বাৰ 1098 শিশুসকলৰ প্ৰত্যেকটো সমস্যা চাইল্ড মেৰিলিং হওক বা অন্য বিষয়ে হওক আপোনালোকে চাইল্ড হেল্পলাইন নাম্বাৰ ফোন কৰিব সকলোকে ডিষ্টাৰ্ব হোৱা হ'ব কিন্তু আপোনালোকে সকলোকে ইনফৰ্মেশ্যন দিব ৰাইট ইনফৰ্মেশ্যন দিব। গতিকে আমাৰ এইটো ষ্টেপে আমাৰ সমাজখনক বহুত আগবঢ়াই দিব আৰু ট্ৰেফিকিঙৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে ক'ব পাৰিব যাতে যিহেতু আপোনালোকৰ পৰিচয় সম্পূৰ্ণ ঘটনা ৰখা হ'ব। গতিকে এইখিনি মই বিশেষ নকওঁ পাবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ তেখেতে আমাৰ সভাখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে আমাক অনুমতি জনাইছিলে গতিকে আজি সভাৰ যোগেদিয়ে আমি আমাৰ খণ্ড বিভাগ বাহিৰলৈকো আমাৰ আন্তৰিক ফলবাৰ পৰাই আগবঢ়ালোঁ। আমি গোট খাইছোঁ ইয়াত ডাইনী হত্যা মানৱ সৰবৰাহ এইটোৰ ওপৰত যি আলোকপাত কৰা হয় বিভিন্ন শ্ৰেণী বিষয়বৰ্গসকল উপস্থিত আহিলে ষ্টেক হোল্ডাৰসকল আহিলে আমি গোটেই জিলাটোতেই এই প্ৰগ্ৰামটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আমাৰ কাইলৈ ব্লকত হৈ গ'ল এনেধৰণে আমাৰ বিভিন্ন ব্লকত আমি পৰ্যায়ক্ৰমে সজাগতা সভাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ যাতে এই সামাজিক ব্যাধি আমাৰ যি উইচ হাণ্টিং আছে সেইটো আমাৰ এতিয়াও আমাৰ ইয়াত চলি আছে অসমত বিভিন্ন অঞ্চলত চলি আছে বিভিন্ন কাৰণতে নহওক কিয় গতিকে এই সামাজিক ব্যাধিসমূহ আমি মুক্ত কৰিব লাগিব মানুহখিনিক আমি সজাগ কৰিব লাগিব মানুহসকলক সজাগ কৰিব লাগিব আৰু এনেকুৱা সভা সমিতিৰ জৰিয়তে জৰিয়তে আমি নিশ্চয় কৰিব পাৰিম। তাৰ উপৰিও আমাৰ যি মানৱ সৰবৰাহ হৈ আছে সেইসমূহ মহিলা আৰু শিশু সেইখিনি কাৰণেও আমি সজাগ কৰিবৰ কাৰণে বা মানুহখিনিক বিশেষভাৱে সতৰ্ক কৰি দিবৰ কাৰণে আৰু তেনেকুৱা যদি ইনচিডেণ্ট হয় আমি কাক যোগাযোগ কৰিব লাগিব তেনেকুৱা হেল্পলাইন নম্বৰত আমি যোগাযোগ কৰিব লাগিব এইখিনি আমি অৱগত কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে আমাক সহযোগ কৰিছে। আমাৰ যেনেদৰে আমাৰ যিটো বাল্য বিবাহ ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকে সহযোগ কৰাৰ কাৰণে ইয়াত বিশেষ ফলপ্ৰসূ লাভ কৰিছোঁ। এনেধৰণে এই বিষয়টোতো হিউমেন ট্ৰেফিকিং বা উইচ হাণ্টিং আমি সম্পূৰ্ণ নিৰ্মূল হ'লেহে সমাজখন শুদ্ধ নিকা বুলি
আমি গম পাওঁ। গতিকে আমি ইয়াত সহযোগ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বুলি ভাবিছোঁ। কাৰণ সজাগতা সভাৰ জৰিয়তে মানুহখিনি সচেতন হ'ব বা তাৰ উপৰিও আমি তেওঁলোকক যিখিনি সুবিধা পাব লাগে, ধৰি লওক যেনে শিক্ষা দীক্ষাৰ কথাবোৰ আছে বা অন্ধবিশ্বাসটো আমি তেওঁলোকক দূৰীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ লোকৰ সহযোগত, বিশেষকৈ গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহযোগ লাগিব। এতিয়া পঞ্চায়তসমূহ নৱনিৰ্বাচিত সদস্যসকলকো আমি জনাব লাগিব। আগতে আমি যেনেধৰণে চাইল্ড মেৰেজ প্ৰটেকশ্যন অফিচাৰ হিচাপে আমাৰ পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটাৰীবিলাকে তেওঁলোকে বহুতখিনি আমাক কাম কৰি দিছে। গতিকে মই ভাবোঁ নিশ্চয় এনেকুৱা সজাগতাৰ সভাৰ জৰিয়তে নিশ্চয় আমি এই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিম।